हम देखेंगे कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने अब तक सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, और अब हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स की। हम देखते हैं कि नाम से ही हमें लग रहा है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स इसका मतलब है कि इसमें दो सॉल्ट से रिलेटेड शायद कोई बात हो। तो हम देखते हैं कि डबल सॉल्ट्स में दो सॉल्ट्स जो है वो कंबाइन होके एक सॉल्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि टू सॉल्ट्स होते हैं, टू सॉल्ट्स, और वो क्या हुए होते हैं, वो कंबाइन हुए होते हैं एक रेशो में, एक फिक्स्ड रेशो। यानी कि यूजुअली इनकी जो रेशो होती है वो 1:1 होती है, ठीक है। किस तरह से होती है हम ये भी देख लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक सॉल्ट था फेरस सल्फेट, ठीक है। हम फेरस सल्फेट का सॉल्ट ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया फेरस सल्फेट का सॉल्ट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी ले ली अमोनियम सल्फेट की, ठीक है। हम अमोनियम सल्फेट की ले लेते हैं क्वांटिटी, ये हमारे पास आ गया अमोनियम सल्फेट। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने जो है वो फेरस सल्फेट का वाटर में, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं हमने फेरस सल्फेट कितना लिया, हमने जो है वो 1 ग्राम्स ले लिया और 100 ml वाटर में जो है इसको जो है वो डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। यानी ग्राम्स क्या होता है, हम जो है वो मैस को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं ग्राम्स, और हम ml यानी मिलीलीटर्स यूज करते हैं। जिस तरह पानी को हम जो है वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए मिलीलीटर्स यूज करते हैं, जिस तरह पानी की बॉटल्स पे भी लिखा होता है 500 मिलीलीटर्स, 200 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मिकदार यानी फ्लूइड्स की मिकदार को जो है मेजर करने के लिए लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने 1 ग्राम 1 ग्राम फेरस सल्फेट 100 मिलीलीटर्स पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। और बिल्कुल इसी मिकदार का यानी कि 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट लिया और इसका जो है वो 100 मिलीलीटर वाटर में जो है इसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट में जो है वो एक और सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि फेरस सल्फेट का हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि हमने देखा कि 100 ml में जितना डिसॉल्व हो सकता है हमने डिसॉल्व कर दिया फेरस सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट को भी देखा कि जितना डिसॉल्व हो सकता है वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, गिवन अमाउंट यानी 100 ml में। अब ये दोनों इन दोनों के सोल्यूशंस हमारे पास आ गए, ठीक है, और उन दोनों सोल्यूशंस को हमने एड अप कर दिया यानी कंबाइन कर दिया। इन दोनों के सोल्यूशंस को कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक नया सोल्यूशन बन जाएगा। अब ये जो नया सोल्यूशन बना है इसको हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्रिस्टलाइज आउट किया तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज बन रही है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक, जब क्रिस्टलाइज करने के बाद और इवेपोरेट करने के बाद हमने देखा तो एक नया सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ था, और इवेपोरेट करने के बाद जो क्रिस्टल्स आए वो हमारे पास एक डिफरेंट चीज थी। यानी कि अब ये फेरस सल्फेट भी नहीं है या अमोनियम सल्फेट भी नहीं है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी इनसे जो है वो डिफरेंट हैं। तो हम कहते हैं कि ये नया एक हमारे पास सॉल्ट आया है और इसका नाम हमने दिया मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, इनको इसका नाम हमने जर्मन केमिस्ट के नेम पे दिया जिनका नाम है हमारे पास कार्ल एफ मोहर, ठीक है। ये एक जर्मन केमिस्ट हैं जिनके नाम पे हम कहते हैं कि ये है मोहर सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो मोहर सॉल्ट है, जब हमने इसका जो है एनालाइज किया कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा कि इसका फॉर्मूला होता है, इसमें फेरस सल्फेट भी मौजूद था, ठीक है, फेरस सल्फेट भी मौजूद था, और क्या था इसके अंदर जो है वो अमोनियम सल्फेट जो था वो भी मौजूद था। यानी कि हम कहते हैं फेरस सल्फेट और क्या चीज मौजूद है, अमोनियम सल्फेट। अब हम देखते हैं कि ये तो इन्हीं दोनों सॉल्ट से मिलके बना था, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से ही। तो हम देख रहे हैं कि यही दोनों सॉल्ट्स जो है वो आ गए हैं, ठीक है। यानी कि इस मोहर सॉल्ट में ये दोनों जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। यानी कि जो अगर मोहर सॉल्ट का एक क्रिस्टल उठाएं तो उस क्रिस्टल का जो पूरा फ्रेमवर्क बना होगा जिसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, जो जाल सा बना होगा, ठीक है, उसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, यानी क्रिस्टल का जाल सा बना होगा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट के भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, और अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर मौजूद थे, ठीक है। साथ के साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी थे जो मोहर सॉल्ट के केस में होते हैं 6। यानी कि हर एक जो हमारे पास क्रिस्टल में जो एक सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल, अब ये एक नया सॉल्ट बन गया ना, मोहर सॉल्ट। तो हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे उस क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है, और उस यानी कि उस जाल से, उस फ्रेमवर्क में, और उसके साथ हर एक मॉलिक्यूल के यानी फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जो मिलके जो कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बना रहे थे डबल सॉल्ट का, उसके अंदर हर मॉलिक्यूल को 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सराउंड कर रहे थे, उसके अराउंड मौजूद थे, ठीक है।
तो ऐसे सॉल्ट्स को, यानी जिसमें क्या होता है कि दो सॉल्ट्स मिलके जो है वो एक नया सॉल्ट बनाते हैं, कि जब दोनों सॉल्ट्स का सोल्यूशन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में लेके हम जब उनका सोल्यूशन बनाएंगे और उससे हम जो है वो क्रिस्टलाइज आउट करेंगे, तो जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो एक ऐसे सोल्यूशन, एक ऐसे सॉल्ट के बनेंगे जिसमें वो जो दोनों सॉल्ट्स हैं वो मौजूद होंगे। तो इस नए सॉल्ट को हम कहते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, ये नया सॉल्ट जो होगा इसको हम कहेंगे डबल सॉल्ट। और हम ये देखते हैं कि अब इस जो डबल सॉल्ट है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, यानी कि अगर हम देखें तो जो मोहर सॉल्ट है इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टीज से और अमोनियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज से, इसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब हम मोहर सॉल्ट का पानी में डालेंगे और ये आयोनाइज्ड होगा, क्योंकि सॉल्ट्स तो वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं, तो जब ये वाला सॉल्ट यानी मोहर सॉल्ट पानी में आयोनाइज होगा, या हम जनरल बात कर लेते हैं कि डबल सॉल्ट से पानी में आयोनाइज होते हैं, तो क्या होता है कि ये अपने इंडिविजुअल या कंपोनेंट जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं। कि क्रिस्टल की फॉर्म में देखें तो ये हमें एक सॉल्ट लग रहा है, हमें ये एक डिफरेंट सा सॉल्ट लग रहा है, ना ये फेरस सल्फेट है ना ये अमोनियम सल्फेट है, ये एक डिफरेंट सॉल्ट आ गया मोहर सॉल्ट। लेकिन जब पानी में डाला तो हम देखते हैं कि ये आयनाइज हो गया फेरस सल्फेट के सॉल्ट में और अमोनियम सल्फेट के सॉल्ट में। ठीक है, तो हमें पता चला कि इसके अंदर दो जो है वो सॉल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है वो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जो एलम्स होते हैं, एलम्स क्या होते हैं? एलम्स होते हैं फिटकरी जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसके फिटकरी जो यूज होती है, जो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज होती है, मेडिसिन के तौर पे भी यूज होती है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज होती है। ठीक है, हमने नाम सुना हुआ है, कॉमन सी चीज होती है फिटकरी। ठीक है, घरों में अक्सर मौजूद होती है, ये इसके जो है वो हमारे पास इमेज भी आ गया कि ये फिटकरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एलम या फिटकरी जो होती है ये भी डबल सॉल्ट होता है। इसका अगर हम जो है वो जनरल फॉर्मूला लिखें, हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि हमारे पास एलम में क्या होता है कि एक हमारे पास जो है वो एटम मौजूद होता है जो मोनोवेलेंट केटाइन होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मोनोवेलेंट केटाइन, या हम कह सकते हैं मोनोवेलेंट मेटल केटाइन आ गया। ठीक है, और दूसरा ये मोनोवेलेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 1 हो। ठीक है, जब वैलेंसी जो है वो हमारे पास क्या होती है? 1 होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोनोवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केटाइन आया मोनोवेलेंट। ठीक है, हम इसके ऊपर बेशक +1 भी लिख देते हैं कि ये मोनोवेलेंट केटाइन है। ठीक है, +1 को हम +1 लिख देते हैं। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम का हमारे पास होता है सल्फेट। ठीक है, यानी कि अगर मोनोवेलेंट होगा क्योंकि सल्फेट तो -2 होता है, तो M2SO4 हो जाएगा। फिर डॉट लगा के हम बताएंगे कि ये कंबाइंड है, किसके साथ कंबाइंड होता है? एक ट्राइवेलेंट केटाइन के साथ। ठीक है, यानी कि ट्राइवेलेंट केटाइन जिसकी वैलेंसी क्या हो? 3 हो, और केटाइन मतलब +3 होगी। ठीक है, तो एक ट्राइवेलेंट केटाइन आ गया, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी एक्चुअली कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता, हम अपनी मर्जी से इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, टी और एम को भी हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दी थी कि मोनोवेलेंट केटाइन है, और टी को हम क्या कह रहे हैं? ट्राइवेलेंट केटाइन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका भी सल्फेट मौजूद होता है हमारे पास। तो सल्फेट पे फिर क्या है? -2। अब वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी तो क्या होगा? टी के नीचे 2 आ जाएगा और सल्फेट के का होल थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, और एलम में और क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने मोहर सॉल्ट में देखा था कि 6 मौजूद है, तो एलम के जनरल फॉर्मूला में देखें तो एलम में हमेशा 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं, यानी 24H2O आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एलम की जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एलम की एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास एक आ गया पोटैश एलम। पोटैश एलम में क्या होगा? पोटेशियम हमें पता है मोनोवेलेंट होता है, इसकी +1 वैलेंसी होती है, तो क्या आ गया? K2SO4। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास ट्राइवेलेंट कौन सा मौजूद होता है? हमारे पास होता है एल्यूमिनियम का सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट आ गया, ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ क्या आएगा? 24H2O। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास होता है फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट में क्या होता है? फेरस सल्फेट का हमारे पास होता है फेरिक, इसमें हमारे पास फेरिक सल्फेट मौजूद होगा और ये फेरिक एलम कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट तो मौजूद होता है। ठीक है, साथ में जो ट्राइवेलेंट हमारे पास जो केटाइन है वो होता है फेरिक। ठीक है, फेरिक सल्फेट होगा, इसमें आयरन की +3 वैलेंसी होगी, और 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं।